हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने अपनी इस धरती के ऊपर एक कविता पढ़ी थी, तो आज की इस कक्षा में हम एक कहानी पढ़ेंगे, मजेदार सी कहानी। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। अध्याय 8, शरारती खरगोश। तो बच्चों, आज की कहानी है एक शरारती खरगोश के ऊपर। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जंगली जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शेर, हाथी, बाघ, लोमड़ी, सारस, मोर, बंदर और जिराफ, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो बताओ, अब आपको इन चित्रों को देखकर बताना है कि इन सबको आपने कहाँ देखा है। तो बच्चों, ये सारे जो जंगली जानवर होते हैं, ये हमें रोड पर या फिर किसी के घर में नहीं मिलते। मतलब यह पालतू जानवर नहीं होते। यह हमें सिर्फ दो जगह ही मिलते हैं, या तो चिड़ियाघर में या तो फिर जंगल में। तो हमने इन जंगली जानवरों को चिड़ियाघर में देखा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि हमने इन चित्रों में दिए गए जंगली जानवरों को हमने कहाँ देखा है। वेरी गुड, चिड़ियाघर में। तो बच्चों, इस कहानी का मूल तत्व है, प्रस्तुत पाठ में खरगोश की ईमानदारी और किसान के साथ उसके वार्तालाप की चर्चा की गई है। तो बच्चों, आगे जो हम शरारती खरगोश की कहानी पढ़ेंगे, उस कहानी में हम लोगों ने जो खरगोश है उसकी ईमानदारी, कि वो कैसे वफादार और ईमानदारी के साथ अपने मालिक के साथ रहता है, और किसान के साथ उसने क्या क्या वार्तालाप किया, मतलब क्या क्या बातें की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक खरगोश था। धोबी वो होता है जो कपड़े धोता है। वो धोबी गांव में रहता था। तो पता है, उस धोबी के पास एक खरगोश था जो बहुत पतला और कमजोर था। मतलब बहुत ही नाजुक खरगोश था। वह प्रतिदिन नदी के किनारे बहुत सारे कपड़े के साथ खरगोश को ले जाता था। वह उस भोजन से संतुष्ट नहीं था जो धोबी उसे देता था, इसलिए वह हमेशा पास के खेत में घूमता रहता और फसल खाता रहता था। एक दिन वो खरगोश को बहुत भूख लगी, तो वह खेत की ओर भागा। उसने फसलें, फल और बहुत सी अन्य चीजें देखी और खाने लगा तथा इधर उधर कूदने लगा। खरगोश खुशी से इतना नाचा कि उसकी सारी फसल खराब कर दी। तो बच्चों, जो धोबी गांव में रहता था, जिसके पास खरगोश था, तो खरगोश बहुत ही पतला था, बहुत ज्यादा ही कमजोर था। धोबी था, जब वो कपड़े धोने सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लेकर जाता था, कहाँ पर, नदी के किनारे, तो वो अपने साथ साथ इस खरगोश को भी लेके जाता था। और पर पता है क्या, ये जो खरगोश था, ये अपने भोजन से संतुष्ट ही नहीं था, उसको और भोजन चाहिए होता था। जब धोबी इसको नदी के किनारे लेके जाता था, तो वहां पास में एक खेत था, तो वो हमेशा उस खेत में घूमता रहता था और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि भोजन से संतुष्ट होने के लिए, वहां की फसल खाता रहता था। एक दिन खरगोश को बहुत जोर से भूख लगी। बहुत जोर से उसको टमी में दर्द हुआ भूख के मारे। तो पता है उसने क्या किया, वो खेत की ओर भागा और वहां उसने ढेर सारी फसलें, फल और बहुत सारी चीजें देखी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। और पता है उसने क्या किया, वो इधर उधर नाचने लगा, कूदने लगा। से उसने उस किसान की सारी फसल खराब कर दी। तभी अचानक से एक किसान आ गया। वहां पर एक किसान आया। अब ऑब्वियसली वो किसान कौन था, जिसकी वो फसल थी। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। मतलब उस किसान को बहुत गुस्सा आ गया जब उसने अपनी फसल को खराब होता हुआ देखा। किसान ने खरगोश से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो
और क्यों नाच रहे हो? किसान ने बहुत गुस्से में खरगोश से पूछा कि खरगोश, तुम मेरी फसल में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों नाच रहे हो? तो पता है, खरगोश बहुत ज्यादा चकित और चिंतित हो गया, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी माँ की सलाह को याद करने लगा, जो सलाह उस खरगोश की माँ ने उसको दी थी कि बेटा, हमेशा हल पहले सोचो, उसके बाद कुछ करो। मतलब अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो उसका परिणाम, या फिर अगर आपको पता है कि आप इस मुसीबत में पड़ने वाले हो तो उसका हल पहले सोचो, ताकि आप उस परिणाम, उस सिचुएशन यानी उस परिस्थिति से आप आसानी से निकल पाओ। कोई भी कार्य करने से पहले उसका निवारण, उसका हल हमें पहले सोच लेना चाहिए। कुछ भी हो, हमेशा हर स्थिति में ईमानदार रहना चाहिए। मतलब अगर आप ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार रहोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा। हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ईमानदार रहना चाहिए। बेईमानी से प्राप्त किया गया कोई भी लाभ हमेशा अल्पकालिक होता है, जो आपको कभी खुश नहीं रहने देगा। ईमानदारी बहुत कम लोगों में पाए जाने वाला ऐसा गुण है जिसका हर किसी को पालन करना चाहिए। तो बच्चों, जो इंसान बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज पाता है वो ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जो भी लाभ हुआ है वो अल्पकालिक, मतलब बहुत कम समय के लिए होता है, और वो हमेशा कभी भी हमें खुश नहीं रहने देगा। ईमानदारी आजकल के टाइम पे बहुत कम लोगों में होती है, हर कोई ईमानदार नहीं बन पाता, तो ईमानदारी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन जिएं और हमेशा ईमानदारी का पालन करें। तो पता है खरगोश ने उसके बाद जब किसान ने उसे डांटा तो उसने क्या किया? खरगोश ने किसान से कहा कि वह अपने भोजन से संतुष्ट नहीं है और वह यहाँ खाने के लिए आया था। तो पता है फिर किसान ने क्या कहा? इसलिए तुम नाच रहे थे। खरगोश ने कहा, मैंने दिन भर इतनी मेहनत की है, लेकिन कभी कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं मिला। मतलब मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, धोबी के साथ कपड़े उठाकर धोबी घाट तक यानी नदी के किनारे तक लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कुछ भी खाने को अच्छा नहीं मिला। मतलब मैं अपने भोजन से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। फिर क्या? फिर किसान ने उसे खाने के लिए इतनी गाजर दी जो उसने पेट भर कर खाई, और फिर उसे कल लौटने के लिए भी कहा। किसान उसकी ईमानदारी से खुश हो गया, तो किसान ने उसे ढेर सारी गाजर दी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने उन गाजर को खाया। और पता है किसान ने फिर क्या किया? किसान ने उसे कल फिर लौटने के लिए कहा कि तुम कल फिर आना, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसकी फसल खराब मत करो। खरगोश यह सुनकर चकित रह गया और सहमत हो गया। वह फिर से फसल में कूद गया। किसान ने कहा, अब सावधान रहो, अन्यथा हमारा सौदा काम नहीं करेगा। खरगोश ने गाजर ले ली और दौड़कर घर वापस आ गया। खरगोश बहुत खुश हो गया, लेकिन किसान ने उसे डांटा भी कि ठीक है, तुम्हें भूख लगी थी, लेकिन अब तुम मेरी फसल खराब मत करना, क्योंकि अब अगर तुमने मेरी फसल खराब की तो जो तुम्हारे और मेरे बीच में सौदा हुआ है, किस चीज का सौदा? कि तुम यहाँ आना, मैं तुम्हें गाजर खिलाऊंगा, लेकिन तुम मेरी फसल नहीं खराब करोगे, यह सौदा हुआ है, तो यह आगे काम नहीं करेगा। मतलब मैं तुम्हें आगे गाजर नहीं दूंगा। खरगोश ये सुन के एकदम चकित यानी कि शॉक्ड रह गया कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन फिर उसने गाजर ली और वो घर चला गया। अच्छा हुआ ना खरगोश के साथ। तो चलो बच्चों, अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। धोबी मतलब सामूहिक कपड़े धोने वाला, मतलब जो सबके कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं। अगला शब्द है संतुष्ट, मतलब कि सहमत या फिर तृप्त। अगला शब्द है फसल, मतलब खेतों में उगने वाला अनाज। पालन, पालन का मतलब है आज्ञा मानना।
चकित, चकित मतलब बहुत चक्का या फिर भयभीत। चिंतित, चिंतित का मतलब होता है चिंता करने वाला, मतलब जिसको हमेशा टेंशन रहती है, जो चिंता करता रहता है, उसको हम चिंतित व्यक्ति कहते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आपको सही ढंग से करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करो। कमजोर, कमजोर। बिगड़ना, बिगड़ना। ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। सावधान। क्रोधित, क्रोधित मतलब गुस्सा। श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको अपनी अपनी किताबों में साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है और सही सही स्पेलिंग के साथ। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को लिखो। पहला शब्द है क्रोधित। क र की मात्रा। अ ध ई त, क्रोधित। अगला शब्द है चिंतित। च ई न त ई त, चिंतित। अगला शब्द है ईमानदार, ईमानदार। उससे अगला शब्द है गाजर, गाजर। उससे अगला शब्द है और आखिरी शब्द है अल्पकालिक। आधा ला, प का आ ला ई का, अल्पकालिक। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनको आपको साफ साफ अपनी किताबों में लिखना था। तो बच्चों, अभी हमने एक मजेदार सी कहानी तो पढ़ ली खरगोश की। चलो अब उसका कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं। तो चलो अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, खरगोश किसके साथ रहता था? बताओ बच्चों। खरगोश, वेरी गुड। खरगोश धोबी के साथ रहता था। खरगोश की शारीरिक हालत कैसी थी? मतलब खरगोश कैसा था? वेरी गुड। खरगोश कमजोर और पतला था। अगला प्रश्न है, खरगोश कहाँ नाचने लगा? खरगोश जब खुश हो गया था तो वो किसान की फसल में यानी किसान के खेतों में नाचने लगा। खेत में। अगला प्रश्न है, खरगोश ने खेत में क्या देखा? वेरी गुड। खरगोश ने खेत में फसलें, फल और कई अन्य चीजें देखी थी। खरगोश ने खेत में फसलें, फल और कई अन्य चीजें देखी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्न की उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर लिखना है। तो बच्चों चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क, खरगोश खेतों की ओर क्यों भागा?
खरगोश खेतों की ओर इसलिए भागा था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। खरगोश खेतों की ओर इसलिए भागा था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। ख किसान ने खरगोश से क्या पूछा? वेरी गुड। किसान ने खरगोश से पूछा था कि तुमने मेरी फसल खराब क्यों की? तुम यहाँ क्यों आए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खरगोश की माँ ने उसे क्या सलाह दी थी? तो बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, खरगोश की माँ ने कहा था कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की कभी भी असफलता नहीं होती है और जो बेईमानी के रास्ते पे चलकर मिलता है वो बहुत अल्पकालिक यानी कि बहुत कम समय के लिए होता है। बेईमानी के रास्ते पर चलकर जो चीजें हमें मिलती हैं उससे हमें कभी भी खुशी नहीं मिलती। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। घ किसान ने खरगोश से सावधान रहने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा था? क्योंकि किसान की जो फसल थी वो खरगोश ने खराब कर दी थी पहले। तो जब खरगोश ने अपनी परिस्थिति बताई तो किसान को थोड़ी सी दया आ गई, तो उसने उसको रोज गाजर देने का वादा दिया, लेकिन साथ ही साथ में उसको एक बात भी समझाई, उसको सावधान रहने के लिए भी कहा ताकि वो उसकी फसल खराब आगे ना करे। क्योंकि अगर वो किसान की फसल खराब कर देगा तो फिर किसान कैसे खाएगा और फिर वो खरगोश को भी गाजर कहाँ से देगा? इसलिए किसान ने खरगोश को सावधान रहने के लिए कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक गांव में कौन रहता था? वेरी गुड, गांव में धोबी रहता था। अगला वाक्य है, धोबी बहुत सारे कपड़ों के साथ डैश को भी ले जाता था। धोबी कपड़ों के साथ साबुन लेके जाता था? नहीं, धोबी कपड़ों के साथ खरगोश को भी लेके जाता था। अगला वाक्य है, खरगोश ने चकित और डैश होकर अपने माँ की सलाह को याद किया। क्या होकर? चिंतित होकर। खरगोश ने चकित और चिंतित होकर अपने माँ की सलाह को याद किया। घ खरगोश ने किसान से कहा कि वह डैश से संतुष्ट नहीं है। खरगोश किस चीज से संतुष्ट नहीं था? धोबी से, धोबी के कपड़ों से, या धोबी के कामों से, या उसके भोजन से? वेरी गुड, भोजन से। वह भोजन से संतुष्ट नहीं था। अगला प्रश्न है, किसान ने उसे खाने के लिए इतनी डैश दी जो उसने पेट भर खाई। किसान ने खरगोश को क्या दिया था? गाजर। किसान ने उसे खाने के लिए इतनी गाजर दी जो उसने पेट भर कर खाई। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपको सही वाक्य के आगे तो सही का और गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, पहला वाक्य है, धोबी के पास मोटा ताजा खरगोश था। नहीं, मतलब ये वाक्य गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि धोबी के पास तो पतला सा और कमजोर सा खरगोश था। अगला वाक्य है, खरगोश फसल देखकर खेत में बिगड़ गया। तो बच्चों, क्या खरगोश फसल देखकर खेत में बिगड़ गया था? नहीं, मतलब यह वाक्य गलत है। वो तो खुश हो गया था क्योंकि उसे ढेर सारी चीजें खाने को मिली थी। तो इसके आगे भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग किसान को देखकर खरगोश खूब हंसा। क्या जब किसान आया था तो उसे देख के खरगोश को हंसी आई थी? नहीं,
तो ये वाक्य भी गलत है, इसलिए इसके आगे भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, किसान ने खरगोश से वापस लौटने के लिए कहा। तो यह वाक्य सही है। किसान ने खरगोश से कल वापस लौटकर आने के लिए कहा था, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, खरगोश को सावधान रहने के लिए किसान ने कहा था या धोबी ने कहा था। यह वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि खरगोश को सावधान रहने के लिए किसान ने ही कहा था, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए संकेतों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों नाच रहे हो? ये वाक्य किसने कहा था और किसको कहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों नाच रहे हो? तो यह वाक्य किसान ने कहा था। और किसको कहा था? खरगोश को। तो चलो बच्चों, अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। ख, बेटा हमेशा पहले सोचो उसके बाद कुछ करो। ये किसने कहा था? धोबी ने? नहीं, यह खरगोश की माँ ने कहा था। और खरगोश को कहा था। खरगोश की माँ ने खरगोश को कहा था कि बेटा पहले हमेशा सोचो उसके बाद ही कुछ करो। अगला वाक्य है, मैंने दिन भर इतनी मेहनत की है लेकिन कभी कुछ खाने के लिए अच्छा नहीं मिला। ये किसने कहा था? खरगोश ने। और किसको कहा था? किसान को। खरगोश ने किसान से कहा था कि मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे खाने को कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। चलिए अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। आप सावधान रहो अन्यथा हमारा सौदा अब काम नहीं करेगा। ये किसने कहा था? खरगोश का सौदा किसान से हुआ था, तो यह वाक्य भी किसान ने कहा था और खरगोश को कहा था। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, यदि किसान के खेत में खरगोश की जगह आप होते तो क्या करते आप? सोच समझ कर बताइए। तो बच्चों थोड़ा सा सोचो, आप एक सिचुएशन में हो कि अगर जैसे वो खरगोश, कौन सा खरगोश था, अगर उसकी जगह आप होते तो क्या आप ऐसे ही उसकी फसल को खराब करते? क्या करते आप? थोड़ा सा सोच के अपनी अपनी किताबों में इसका आंसर लिखो। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। अब हम थोड़ी आपके लैंग्वेज टेस्ट लेंगे, यानी कि थोड़ा लैंग्वेज स्किल्स पे आपका वर्क करेंगे। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर अलग लिखिए। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द उन विकारी शब्दों को कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जीव के संबंध में बोध होता है, जैसे कि विराट कोहली, ताजमहल, बुढ़ापा आदि। मतलब जो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में, एक जगह के बारे में, एक स्थान के बारे में या एक वस्तु, भाव, जीव के बारे में बताता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि विराट कोहली, ये एक इंसान का नाम है। ताजमहल, ये एक 7 मॉन्यूमेंट्स में काउंट होता है। बुढ़ापा, ये एक एज होती है जो सब, यानी एक उम्र होती है जो हर इंसान को आती है, इत्यादि। तो पहला वाक्य है बच्चों, भारत एक बहुभाषीय देश है। तो बताओ इसमें संज्ञा शब्द क्या होगा? वेरी गुड, इसमें संज्ञा शब्द है भारत, क्योंकि भारत एक कंट्री है, इंडिया एक देश है, एक कंट्री है, तो यह संज्ञा शब्द है। अगला वाक्य है बच्चों,
गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें क्या है संज्ञा शब्द? गंगा, क्योंकि गंगा एक बहुत बड़ी रिवर का यानी एक नदी का नाम है। अगला वाक्य है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इसमें सामाजिक एक भाव है, तो हम सामाजिक संज्ञा शब्द है। राहुल के पिताजी बहुत गरीब हैं, तो बच्चों यहाँ पर दो संज्ञा शब्द हैं, राहुल और गरीबी। क्यों? क्योंकि गरीबी एक भाव है और राहुल एक इंसान का नाम है, तो ये दोनों संज्ञा शब्द हुए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में लिंग को पहचान कर रेखांकित कीजिए और लिखिए। चलो बच्चों देखो, हमने अभी पिछले प्रश्न में संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा वो विकारी शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के बारे में बोध कराता है। तो लिंग क्या होते हैं? क्या लिंग भी संज्ञा की तरह होते हैं? चलिए देखते हैं। लिंग वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु से संबंधित नर या मादा जाति की जानकारी मिलती है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों संज्ञा में जैसे विराट कोहली, वो एक संज्ञा शब्द है, तो विराट कोहली क्या लिंग होगा उसका? पुरुष यानी कि नर। तो जब एक पर्टिकुलर इंसान एक स्थान या एक जगह की यानी एक उसके बारे में आपको बताया जाता है कि वो पर्टिकुलर एक औरत है या एक आदमी है, यानी कि एक नर है या एक मादा है, उसको हम लिंग कहते हैं। जैसे कि बैल, गाय, लड़का, लड़की। इसमें स्पेसिफिक जो शब्द दे रखे हैं यानी जो कुछ शब्द दे रखे हैं उसमें बैल, नर, गाय, मादा यानी कि एक लेडी, एक फीमेल कैटेगरी की है, तो इसमें उसके लिंग का पता चलता है। चलिए अब वाक्यों में लिंग का पता करते हैं। मोहन दिल्ली में रहता है, तो मोहन का लिंग क्या होगा? लड़का। मोहन एक लड़का है, तो उसका लिंग पुल्लिंग होगा, यानी कि वो एक नर है, तो हम यहाँ पुल्लिंग लिखेंगे। जो भी नर कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब जो भी पुरुष कैटेगरी के लोग होते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं, और जो स्त्री कैटेगरी यानी एक औरत कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर स्त्रीलिंग है? नहीं, मोर भी एक पुल्लिंग है। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली एक स्त्रीलिंग है क्योंकि वो एक औरत कैटेगरी में काउंट होती है, तो बिल्ली एक स्त्रीलिंग है। अगला वाक्य है भैंस चारा खा रही है, तो भैंस भी स्त्रीलिंग में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि वो भी एक स्त्री जाति की यानी एक मादा जाति के में काउंट होती है, इसलिए हम उसको भी स्त्रीलिंग लिखेंगे। चलिए अब आपकी थोड़ी क्रिएटिव स्किल्स टेस्ट करते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, अपने प्रिय पशु पर कुछ वाक्य लिखिए। तो बच्चों कुछ लोगों को कुत्ते पसंद होते हैं, यानी कि कुछ गाय पालते हैं, कुछ बिल्लियां पालते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो चूहे भी पालते हैं, कुछ गाय पालते हैं, कुछ गधों को पालते हैं, इत्यादि पशुओं को लोग पालते हैं। तो आपको उनमें से जो भी आपका प्रिय पशु है उनके ऊपर कुछ वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो ये वाक्य आप लोग अपनी अपनी किताबों में लिखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए चित्रों को देखकर पशुओं को निम्न श्रेणियों में बांटे। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो यहाँ अलग अलग रंग के और अलग अलग तरह के छोटे, मोटे, बड़े हर तरह के पशुओं की श्रेणियां दी गई हैं और उनके बारे में भी कुछ श्रेणियां दी गई हैं, जैसे कि मांसाहारी,
जो मांस खाते हैं, जो एक दूसरे यानी जानवरों को मारकर खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। दूसरी श्रेणी है शाकाहारी, मतलब जो सिर्फ हरी चीजें खाते हैं, जैसे कि घास, पेड़ पौधे, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। और भार या बोझ ढोने वाले, मतलब जो सामान, ढेर सारा सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, उन पशुओं, उन जानवरों को हम भार या बोझ ढोने वाले जानवर कहते हैं। तो बच्चों, ये जो पशुओं, इन जानवरों की जो चित्र दे रखी है, आपको इन जानवरों को पहचान कर इनको श्रेणियों में बांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र किस चीज का है? शेर का। बच्चों, क्या आपको पता है कि शेर एक मांसाहारी जानवर है? वो हर तरह के जानवरों को मारकर खाता है, इसलिए शेर को हम मांसाहारी वाली श्रेणी में रखेंगे। अगला चित्र किस चीज का है? बाघ का। अगला चित्र है बाघ का। क्या ये शाकाहारी जानवर है? नहीं, ये भी एक मांसाहारी जानवर है। ये जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी मारकर खा जाता है, इसलिए हम इसको भी मांसाहारी जानवर ही कहेंगे। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। अगला चित्र है लोमड़ी का। लोमड़ी, तो क्या लोमड़ी सिर्फ घास खाती है या सिर्फ पेड़ पौधे खाती है? गलत बच्चों, लोमड़ी मांस खाती है, इसलिए वो एक मांसाहारी जानवर है। लोमड़ी अलग अलग पशु पक्षियों को मार के खाती है, इसलिए हम इसको मांसाहारी जानवर कहते हैं। अगला चित्र है हाथी का। तो हाथी मांस खाता है? नहीं, हाथी एक बहुत ही स्वीट जानवर होता है। ये दिखने में तो बहुत जॉइंट यानी बहुत विशाल होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है और यह सिर्फ घास फूस खाता है, यानी घास, पेड़ पौधे। तो हम इसको शाकाहारी जानवर में लिखेंगे, क्योंकि हाथी एक शाकाहारी जानवर होता है। अगला चित्र किसका है बच्चों? वेरी गुड, अगला चित्र है गाय का। गाय हमें दूध देती है और आप में से कई बच्चे गाय को रोटी खिलाने भी जाते होंगे, गाय को खाना भी खिलाते होंगे। तो पता है, गाय हरा चारा खाती है, वो रोटी खाती है, कच्ची सब्जियां खाती है, लेकिन वो मांस मच्छी नहीं खाती है। वो एक शाकाहारी जानवर है। तो हम गाय को भी शाकाहारी श्रेणी में गिनेंगे, क्योंकि गाय एक शाकाहारी जानवर है। अगला चित्र किसका है बच्चों? वेरी गुड, खरगोश का। यह बहुत क्यूट से जानवर होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। इनके कान लंबे होते हैं और पता है इनका फेवरेट खाना क्या होता है? गाजर। खरगोश सबसे ज्यादा गाजर खाते हैं, तो खरगोश को भी हम शाकाहारी वाली श्रेणी में लिखेंगे। खरगोश भी एक शाकाहारी जानवर है। अगली श्रेणी है बार या बोझ ढोने वाली। अगला चित्र किसका है बच्चों? बैल यानी कि ऑक्स। बैल को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी कि उस पे भार यानी सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो बैल एक भार ढोने वाला जानवर है, तो हम इसको भार ढोने वाले जानवर पे लिखेंगे। अगला चित्र किसका है? घोड़े का? नहीं, यह तो एक गधा है। नाम तो इसका थोड़ा फनी है, इसको हम इंग्लिश में डंकी कहते हैं और यह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले के लोग इसमें ढेर सारा इस पे सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह, गधे को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कुछ लोग तो एक गांव से दूसरे गांव तक भी इस पर सामान ढोकर लेकर जाते थे। तो गधा भी भार या बोझ ढोने वाला जानवर है, तो हम इसको इस कैटेगरी, इस श्रेणी में लिखेंगे। अगला है हॉर्स यानी कि घोड़ा। घोड़ा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जानवर है। यह
आजकल के लोग इस पे राइडिंग भी करते हैं, ये राइडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोग इस पर सामान भी ढोते हैं। इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो इस पे सामान रख के। तो हम इसको भार या बोझ ढोने वाले में ही लिखेंगे, क्योंकि घोड़ा भी इसी श्रेणी में गिना जाता है। था ना अच्छी चीज? चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 11, दिए गए चित्रों में रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, एक तो है गाजर का और एक है खरगोश का। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से रंग भरा हुआ है, और इन चित्रों पे, इन दी गई चित्रों में आपको रंग भरना है, वो भी साफ सफाई के साथ। तो बच्चों आपको ये रंग अपनी अपनी किताबों में साफ सफाई के साथ भरना है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।